प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास नेपाल में कोई जगह है कोदौरी या ऐसे करके, है ना। मतलब वस्तुतः ये कुंडली नेपाल से आई है और इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है अध्ययन के लिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों से मैं बात कहूं कि इनकी कुंडली का जो पंचांग बना है उसका है प्रभाव कार्तिक माह में जन्मे हैं और ये कार्तिक माह चल भी रहा है। तो कार्तिक माह में जन्मे हैं, इस वजह से सबसे पहले तो कार्तिक शांति करानी चाहिए, है ना। और दूसरा, दक्षिणायन के सूर्य व्यक्ति की कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा इनके प्रभावों को कमज़ोर करते हैं, जबकि शनि, मंगल, राहु और केतु इनके प्रभावों में तीव्रता लाते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे। हेमंत ऋतु में जन्मा जातक मृदुभाषी, आसानी से किसी के ऊपर विश्वास करने वाला, चिंतन करने वाला, झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं और अपने पराक्रम से अपने जीवन में वापस से सब कुछ प्राप्त करने वाला भी होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, पतले और छरहरे बदन का होता है, सुंदर आँखें होती हैं और ललाट चमकदार होता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा, ये कार्तिक पूर्णिमा का जन्म होगा, इसका अर्थ है ये बहुत सुंदर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा व्यक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाले, पूर्णेंदु, सत्कार करने वाला, धर्म का आदर करने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, श्रेष्ठ वक्ता और मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करने लायक कार्य करने वाला, धर्माचरण करने वाला होता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा होने से धन बल की कमी नहीं होती, सुख सदैव रहता है। वैसे तो सूर्य पापक ग्रह बनते हैं यहाँ पे चतुर्थ स्थान में, दक्षिणायन में हो गए हैं ना। तो दक्षिणायन में सूर्य थोड़े कमज़ोर तो नहीं होते, पर वस्तुतः उनका उत्तरायण में जितना प्रभाव होता है दक्षिणायन में नहीं होता। और चतुर्थ स्थान में लग्नेश होकर बैठे हैं तो सुखी तो बनाएंगे, पर थोड़ा बहुत मानसिक अवसाद को देने वाले, बहुत सारे प्रश्न को पूछने वाला और निरंतर दिमाग में बहुत सारे प्रश्नों को जागृत करने वाला ये सूर्य ऐसा हो जाए। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के बाद कृतिका नक्षत्र, ओम अग्नये नमः। वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो अग्नि देवता हैं और ऐसे लोगों को प्रायः पेट में जलन, जिसको हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं पेट में बड़ा लहर रह रहा है, तो पेट में जलन और कई बार रक्त जनित समस्याएं भी होती हैं। व्यक्ति क्रोधी होता नहीं है पर परिस्थिति वसात क्रोध करता है। इसके साथ साथ कपास के जड़ को अपने गले में धारण करना चाहिए, चांदी की ताबीज़ में भर के, और ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, सूर्य नारायण की खूब उपासना करनी चाहिए। ओम अग्नये नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार आवश्यक रूप से जप करना चाहिए। सूर्य का रत्न माणिक इस कुंडली में सदैव ही धारण किया जा सकता है। अभी वर्तमान में राहु की दशा है, इस वजह से लाजवर्त भी धारण किया जा सकता है। अगर दोनों एक साथ धारण करेंगे तो सूर्य का रत्न माणिक्य चांदी में भी पहन सकते हैं, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, और अगर लाजवर्त भी धारण करेंगे साथ में तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहनेंगे, चांदी में। ये भी सूर्य का रत्न, वैसे सूर्य का रत्न सोने में भी पहन सकते हैं, पंचधातु में भी पहन सकते हैं और चांदी में भी पहन सकते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे। परिध योग, विष्टिकरण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण, यहाँ व्यक्ति के जीवन में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति इंतजार नहीं करता, सिंह लग्न के होने के कारण परिस्थितियों से समझौता तो नहीं करता, वरन इसके दुश्मन स्वतः ही भाग जाने वाले होते हैं। ये मैंने इनकी कुंडली में पंचांग की बात बताई, जिसमें सबसे अच्छी बात कि चंद्रमा पूर्णेंदु, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव वो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं लग्नेश होकर के। इस वजह से यहाँ पे प्रभाव चंद्रमा का, सूर्य का बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। इसके अतिरिक्त लग्नेश होकर के जब सूर्य स्वतः चतुर्थ स्थान में मित्र की राशि में बैठेंगे और जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति छठवें भाव में बड़ा ही बलवान होकर बैठा है, इस वजह से चतुर्थ भाव और छठा भाव और साथ ही साथ लग्न भाव, इन तीनों भावों का बल स्वतः बढ़ जाएगा। तो लग्नेश के चतुर्थ स्थान में बैठने से भवन, भूमि, वाहन आदि एक से अधिक संख्या में भवन, भूमि, वाहन का सुख, और जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना नौकरी पेशा करने वाला, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला और स्वयं के स्वतंत्र रोजगार, मतलब नौकरी भी करे सरकारी, पिता का कारोबार भी संभाले या स्वयं का भी कोई कारोबार करना हो तो भी व्यक्ति कर सकता है।
साथ ही साथ जन्म कुंडली के छठवें भाव में उच्च के मंगल व्यक्ति को साहस, बलवान और धैर्यशाली बनाएंगे। यहाँ व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती रहेंगी, दुश्मन बनते रहेंगे, पर कुछ भी कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। उच्च के मंगल छठवें भाव में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वही मंगल अगर यहाँ बैठ जाते ना तो गड़बड़ी हो जाती। लेकिन अष्टमें से जाकर के नवम भाव में बैठे हैं नीच के शनि के साथ, इस वजह से व्यक्ति के कंसंट्रेशन को कमज़ोर करेंगे। व्यक्ति लगातार एक जगह पे काम करने में दिक्कत महसूस करता है और उसके जीवन में दुश्मनों के आए दिन खतरे मंडराते रहते हैं, पर उससे कुछ होगा नहीं। जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी उच्च के हुए हैं, इस वजह से भाग्य में संघर्ष भी होगा। लेकिन इस वजह से कि भाग्य भाव का स्वामी छठवें भाव में उच्च का हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन में जितना भी नुकसान होगा वो वापस एक वक्त पे आने के बाद उसे पुनर्प्राप्त भी हो जाएगा। वहीं जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी के साथ तृतीय भाव के स्वामी बुध और शुक्र का परिवर्तन हुआ है, जहाँ व्यक्ति मेहनत करता है और धन कमाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी भी अपने धन का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन एक बात है कि उसके पास इतने पराक्रम की स्थिति होती है या इतना वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, इतना वो आदर करता है कि उसको सबका पुण्य मिलता रहता है। पंचांग में मैंने जो बातें देखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात चंद्रमा के साथ है ना, और साथ ही साथ क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण, इस वजह से व्यक्ति में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, प्रवृत्ति है, चीज़ों को पकड़ने की शक्ति है, लड़ने की शक्ति है, साहस है, ये सब कुंडली में भरे पड़े हैं। और व्यक्ति कम से कम लग्नेश के चतुर्थ स्थान में बैठने, चतुर्थेश के उच्च के होने, नवमेश के जन्म कुंडली में उच्च के होने से ये कुंडली बलशाली होगी, पर थोड़े बहुत संघर्ष के साथ बीतेगी। द्वितीय भाव के स्वामी का तृतीय भाव में जाना और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र का द्वितीय भाव में जाना, ये कभी कभी व्यक्ति को धन कमाने के लिए मेहनत मशक्कत करवाने वाला और आरंभ में किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला बनाते हैं। बाद में चल करके चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक बात जो है कि धन भाव के अधिपति शुक्र बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है, शनि की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है। इस वजह से व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वो बड़ा ही विनम्र होता है, कृतज्ञ होता है, मंत्र जापक होता है, न्याय प्रिय होता है और धर्म का आचरण करने वाला, धर्म में रुचि रखने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति सुंदर भी होता है। नीच के शुक्र के साथ पत्नी दुश्मन कई बार बनती हैं या कई बार पत्नी का भाग्य थोड़ा कमज़ोर सा मिलता है। इस वजह से हमें पत्नी के नाम पे चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। मंगल जो है वो शनि और चंद्रमा जो हैं वो शनि और मंगल दोनों से प्रभावित हो रहे हैं। जन्म कुंडली का छठवां भाव शनि मंगल राहु केतु से प्रभावित है। इस वजह से व्यक्ति को रक्तचाप की बीमारी होती है, वात बनता है, गैस्ट्रिक पेशेंट बनते देखा जाता है। कई बार आँखों से संबंधित समस्या होती है, कान में दर्द आदि की समस्या होती है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस कुंडली के छठवें भाव में मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव के कारण होगी जरूर, पर व्यक्ति निश्चित रूप से उसमें से निपट जाता है और उसमें से लाभ प्राप्त कर लेता है या उससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ग्रह स्पष्ट कर देता हूं तो आपकी कुंडली में लग्न का मान 4 अंश का मघा नक्षत्र, इस वजह से व्यक्ति धर्म आचरण करने वाला, धार्मिक आचरण करने वाला होता है। वेदों का अध्ययन करने वाला, पुराणों में रुचि रखने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, माता पिता का सत्कार करके उनको उनके यश की वृद्धि करने वाला होता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 21 अंश 2 कला के हस्त नक्षत्र के शुक्र आपको पत्नी के साथ इमोशनल संबंध बनाने वाला बना देते हैं, पर संबंध कितना लंबा जाएगा इसमें थोड़ा संशय हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति को कुंडली आवश्यक रूप से मिला लेना चाहिए। कुंडली मंगलिक तो नहीं है, पर साथ ही साथ मेष राशि मेष लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, तुला राशि तुला लग्न और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा है। उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा है। धन भाव में नीच के शुक्र और धन भाव के अधिपति तीसरे भाव में पैतृक संपत्ति से कभी कभी विवाद भी करवा देते हैं या कई बार व्यक्ति की वाणी उतनी प्रभावी नहीं होती है। इस वजह से गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रत्येक दिन संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने के साथ साथ एक बार आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना किया जाए। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। मैथुन बिल्कुल ही सावधानी से, विवाह होने के बाद भी कोशिश करें कि अधिक संख्या में अधिक से अधिक
ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। विवाह के पूर्व तो बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, नहीं तो शुक्र के नीच होने के कारण और परिवर्तन में जाने के कारण तृतीयेश के साथ ये कई बार संतान उत्पत्ति में दिक्कत देते हैं या कई बार बाधाएं उपस्थित होती हैं। तीसरे भाव में 22 अंश के बुध वक्री हुए हैं और वहाँ पे तीनों ही ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र अलग अलग हैं। इस वजह से तीनों के प्रभाव अच्छे होंगे, कोई किसी से प्रभावित नहीं होगा। इस कारण से वहाँ पे बुध का प्रभाव भी ठीक होगा। जहाँ व्यक्ति व्यापार करता है, दूर देश घूम करके यात्रा करके भी धन कमा सकता है। ये स्थिर लग्न की कुंडली बनी है और अग्नि तत्व की राशि बनी है लग्न में। इस वजह से एक तो स्थिरता, ऊपर से अग्नि, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी कभी परिस्थिति वसात चलता रहता है, कभी कभी अंदर ही अंदर खुन्नस पालता रहता है और अपना विरोध प्रकट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली में बुध विशाखा नक्षत्र में गुरु से दृष्ट हो जाएंगे तो व्यक्ति की कुंडली लाभ प्राप्त करने वाली, अपने इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, जो सोचता है वो प्राप्त करने वाली, भाई बहनों से मतभेद नहीं करने वाली, उनके साथ सदैव अच्छे संबंधों को रखने वाली हो जाती है। यहाँ पे बात समझने वाली होगी कि जितने भी शुभ ग्रह हैं इस कुंडली के, शुक्र हों उनका से भी संबंध जन्म कुंडली के तीसरे भाव से बना है क्योंकि वहाँ पे राशि बनी है। बुध हैं वो भी वहाँ बैठे हैं। बाकी के दो शुभ ग्रह बनते हैं गुरु और चंद्रमा, वो भी उस भाव पे देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का तीसरा भाव यानी कि संचार, यानी कि कम्युनिकेशन और यानी कि ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अच्छा बना हुआ है और व्यक्ति अपने पराक्रम पे अगर पूर्ण रूप से विश्वास करता हुआ कोई भी काम करेगा तो उसमें उसको सफलता अवश्य ही मिलेगी। गुरु और चंद्रमा का भाग्य भाव में बैठना गजकेसरी योग बनाएगा। साथ ही साथ मंगल ने यहाँ दो दो ग्रहों को बल दिया है, 2 से नहीं 3 से 4 ग्रहों को बल दिया है। कैसे? सबसे पहले उन्होंने सूर्य को बल दिया है क्योंकि सूर्य लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में और जिस भाव में बैठे उस भाव के अधिपति होकर के मंगल उच्च के हैं, तो मंगल ने सूर्य को बल दिया। दूसरा, मंगल ने गुरु, शनि और चंद्रमा तीनों को बल दिया है क्योंकि शनि जिस राशि में बैठे हैं इस भाव का स्वामी मंगल उनकी राशि में बैठा है और मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस भाव का स्वामी शनि उन्हें देख भी रहे हैं और उनकी राशि से परिवर्तन भी कर रहे हैं। 2 परम शत्रु ग्रह या 2 क्रूर ग्रह या 2 पापक ग्रह अगर आपस में संबंध बना लेते हो, क्रूर तो दरअसल एक ही है सूर्य, तो अगर इनका संबंध बन जाता हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेहतरीन बात हो जाती है। साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा भाग्य भाव में शनि का नीच भंग सूर्य ने किया है। ये कुंडली कितनी फ्लरिश कर रही है, अपने आप को एक बार जरा ध्यान से समझेंगे तो कुंडली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परमात्मा ने सजाया कि शनि का नीच भंग सूर्य ने किया और गुरु और चंद्रमा एक साथ भाग्य भाव में, जिस भाव के स्वामी होकर के देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे, लग्न को देख रहे हैं, वो अष्टमेश के साथ पंचमेश है, पंचमेश होकर के नवम भाव में बैठे हैं। तो ये त्रिकोण का संबंध त्रिकोण से बन गया और पंचम और अष्टम के स्वामी होकर के मंगल से दृष्ट होने से व्यक्ति युक्ति लगाने वाला होता है, अपनी बुद्धि वो कभी भी गलत जगह पे लगाने वाला नहीं होता है। एक बात और भी जो अच्छी होगी कि मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे और गुरु और शनि पे है और शनि की दृष्टि मंगल और केतु पे है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा, चाहे वो विवाह में हो, चाहे वो करियर को आगे बढ़ाने में हो, चाहे वो दुश्मनों के मामले में हो, चाहे विपरीत परिस्थितियों के निर्माण में हो, उसके पीछे एकमात्र कारण कि मंगल की दृष्टि शनि पे और शनि की दृष्टि मंगल पे, मतलब मंगल की दृष्टि केतु पे, शनि की दृष्टि केतु पे है, वो नहीं परेशान करेगा, नुकसान करेंगे मंगल और शनि। ये भी बहुत सामान्य, अगर ये दोनों आपस में संबंध नहीं बनाते, एक दूसरे की राशि में नहीं बैठे होते, तब ये और ज़्यादा तीखा नुकसान कर सकते थे। पर यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जो परेशानी देखने को मिलेगी, वो इन्हीं शनि और मंगल के आपस में दृष्टि संबंध के कारण होगा। आगे बढ़ के बात करेंगे। चतुर्थ स्थान में सूर्य अनुराधा नक्षत्र में, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का मारक ग्रह होकर के भाग्य भाव में नीच का बैठा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे जिनकी कुंडली में एक से अधिक विपरीत राजयोग बने हों, एक से अधिक नीच भंग राजयोग बने हों और एक से अधिक बहुत सारे ऐसे राजयोग बनते हैं जो पहले व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और बाद में चल करके उसे अभूतपूर्व संपत्ति का मालिक बनाने के साथ साथ उसका
उसकी कीर्ति चहुओर विकसित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपरीत राजयोग पहले विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है, या फिर नीच भंग राजयोग पहले अपने प्रभावों में नीचता लाता है, उसके बाद फिर उसको अपना नीच भंग होकर के वो राजयोगों की भांति परिणाम देने वाला हो जाता है। एक बात और भी जो समझने वाली है कि अगर भाग्य भाव में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, भाव का स्वामी अगर भाव को देख रहा है, भाव का कारक अगर वहाँ बैठा हुआ है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा, धर्माचरण करने वाला होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने वाला होगा, उसके धन से बहुत लोगों का घर चलता है, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के लग्नेश की प्रवृत्ति ही चतुर्थ भाव में बैठी है, जहाँ से व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करते देखा जाता है, लेकिन निद्रा भंग होती है। कई बार निद्रा में परेशानी होती है, मन परेशान सा रहता है, भविष्य को लेकर के व्यक्ति चिंतित रहता है, धन संपत्ति को इकट्ठा करने को लेकर के व्यक्ति चिंतित रहता है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि लग्नेश ही उसी प्रकार से उसी भाव में बैठे हैं, इस कारण से ऐसा होता है। जन्म कुंडली के छठवें भाव में मंगल और केतु नौकरी देने वाले, जबकि अष्टम भाव और सप्तम भाव खाली है। मंगल और केतु एक साथ, मंगल वहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और वो उनको एनर्जी दे रहे हैं। साथ ही साथ केतु श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, जहाँ व्यक्ति इमोशनल हो रहा है, दुश्मनों के प्रति सख्त रवैया न अपना करके प्रायः समझौतेवादी प्रवृत्ति का या झगड़ा लड़ाई न करने वाला, लेकिन सिद्धांतों से कोई समझौता करने वाला नहीं होता है। उनसे झगड़ा तो नहीं करना चाहता है, पर वस्तुतः अपने सिद्धांतों से भी वो कभी भी समझौता नहीं करना चाहता है। सप्तम मेष का नवम भाव में जाना ये दाम्पत्य में मतभेद तो देता है, पर आराम से उसके बाद दार्शनिकता मिल जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है कि अष्टम भाव के स्वामी का लग्न को देखना व्यक्ति को धर्म जगत में जोड़ करके रखने वाला होता है, पर भाग्य में कभी कभी संघर्ष, ससुराल वालों से कभी कभी मतभेद भी देखने को मिल जाता है। नवम भाव में गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग, दशम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जाना ये व्यक्ति के पास हमेशा काम रखेगा, जबकि नवम भाव में शनि और चंद्रमा गुरु के कारण कभी कभी पिता के सुखों से प्रभावों में कमजोरी भी देखने को मिलती है। पिता रहते हैं पर पैतृक संपत्ति प्रायः कम सी होती है। कई बार व्यक्ति को किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, बड़े भाई के आदि के ऊपर। एकादशवें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठना ये ठीक होगा, और 12वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठना भी ठीक होगा। मैं उसे खराब नहीं कहूँगा, व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा, लेकिन कोर्ट केस कचहरी के मामले में व्यक्ति को पड़ते हुए देखा जा रहा है। इस वजह से मित्रों से सावधान रहें, चोट चपेट की घटनाओं से भी व्यक्ति को परेशान होते देख रहा हूँ। इस लग्न कुंडली के दशम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं। यहाँ जो केंद्र में राशियाँ बनी हैं वही केंद्र में यहाँ भी राशियाँ बनी है। इस वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक रहेगा, एनर्जेटिक दाम्पत्य रहता है, दाम्पत्य का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दाम्पत्य के बाद शारीरिक सुखों की समस्या नहीं है, शारीरिक सुख बहुत अच्छा है, पर पत्नी थोड़े बहुत भ्रम में रहने वाली भी हो सकती हैं। नवमांसा चक्र में लग्न का अधिपति तीसरे भाव में, इस वजह से कई बार थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पे गुरु और बुध के कारण चीज़ें संतुलित हो रही हैं। शुक्र और शनि का संबंध तृतीय एकादशवें का बन रहा है। दोनों ही ग्रह समसंख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से विवाह के बाद भी करियर का ग्रोथ और करियर में ऊंचाई प्राप्त होने के साथ साथ व्यक्ति श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होता है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छा व्यापार करता है। ये कुंडली तीनों ही जगह पे सफलता प्राप्त कर सकती है। धर्म से जुड़ करके काम करना, चैरिटेबल ट्रस्ट से जोड़ करके कोई काम करना, ट्रांसपोर्ट से जुड़ करके कोई काम करना, फर्नीचर से जोड़ करके कोई काम करना, इंटरनेट से जोड़ करके कोई भी काम करना, इस कुंडली के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला बनेगा। कर्म कुंडली कैसी बनी है? तो दशमांसा चक्र में के लग्न में सूर्य बैठे हैं, यहाँ भी केंद्र में सूर्य है, यहाँ भी केंद्र में सूर्य स्वग्रही है। इसका अर्थ होगा कि सूर्य इस कुंडली को कभी भी चरित्रहीन नहीं बनने देंगे, लेकिन इतनी बात तो तय है कि व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के सदैव थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहता है। लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना, शुक्र का चतुर्थ स्थान में बलवान होना, चंद्रमा और केतु के ग्रहण के कारण कई बार व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है वो थोड़ी मुश्किलों से या थोड़े संशयों से होता हुआ गुजरता है। लेकिन एक बात पक्की है कि दशमांसा चक्र में जो यहाँ बैठे हैं ये शनि बैठे हैं, यहाँ पे चंद्रमा नहीं शनि है यहाँ पे 7 नंबर में उच्च के शनि के साथ मंगल का बैठना। ये जो स्थिति बनी है ये व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने कारोबार से सुख प्राप्त करने वाला बना रहे हैं, और बहुत ही मोटा धन व्यक्ति के जीवन में मोटे धन का लेन देन करता है, वो छोटे छोटे रकम के पीछे नहीं भागता है। इसके अतिरिक्त एकादशवें भाव में राहु कभी कभी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे, लेकिन वापस उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वो चाहता है।
इतना ही नहीं, लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में बैठना दशमांसा चक्र में, द्वितीय भाव में उच्च के शनि के साथ मंगल का बैठना मंगल के प्रभावों की भी वृद्धि करेगा। जबकि चतुर्थ स्थान में शुक्र का मित्रस्थ तो नहीं पर मित्र से दृष्ट होना भी नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति उच्च का होकर के वापस उन्हें देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति किसी भी तरीके से, या ये कह सकते हैं कि ग्रहों के बल के आधार पे व्यक्ति अपने करियर में वो सभी सुख और वही साधन सब इकट्ठा कर लेता है जिसकी उसको इच्छा रहती है। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली में बाकी के अन्य वर्ग चार्ट जिसमें चलित चक्र भी शामिल होगा उसके आधार पर फलादेश बता दूं। तो हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। हमारी संपत्ति बहुत अच्छी है, मैं ये तो कह सकता हूँ, पर उसको बेचने से बचना चाहिए। अपने अनुभवों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके अपने से बड़ों का आदर करना होगा। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। आप और भी मेहनत बढ़ा सकते हैं। संपत्ति इस कुंडली में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, धर्म ज़्यादा करता है, पढ़ाई में मन थोड़ा कम सा लगा है, पर व्यक्ति को नौकरी करने की बड़ी जल्दबाजी है। इतना ही नहीं, धन कमाने की जल्दबाजी होने के कारण व्यक्ति जल्दी से ही किसी भी तरीके से व्यापार करने की सोचता है, या बिजनेस, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, या कहीं दूर जा कर के धन कमाने की जुगत में सोचता रहता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में हमें रिसर्च पे काम करना होगा, कंसंट्रेशन पे काम करना होगा, लगातार काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि भी एक साथ बैठे हैं। इस वजह से कई बार पिता से मतभेद, कम्युनिकेशन गैप और कई बार धन हानि के संकेत भी चंद्रमा और शनि की दशाओं में देखने को मिल रहे हैं। भाग्य भाव को बलवान बनाने के लिए बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, साथ ही साथ आपकी कुंडली में देवी मैया के मंदिर का दर्शन भी करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त ये कुंडली प्राप्त तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें कर सकती हैं जो भी व्यक्ति चाहता है। 12वें के राहु हैं, नीच के शुक्र हैं और नीच के शनि हैं। इस वजह से हमें कोर्ट केस कचहरी के मामलों से परेशान नहीं होना पड़े, इस वजह से कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, विशेषतया 2027 से लेकर के 2030 तक। और एक दशा जो परेशान करेगी वो परेशान करेगी राहु में चंद्रमा। राहु में चंद्रमा आएंगे 2037 के अगस्त से 39 के फरवरी तक। और एक अभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी 21 नवंबर से लेकर के 16 अप्रैल 2027 तक। मतलब इस दौरान अगले 3 वर्षों तक हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। राहु की दशा में हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की दशा में पत्नी से मतभेद ना हो। बुध की दशा में हमें आलस्य नहीं करना है। मंगल और केतु की दशा में हमें दुश्मनों से फायदा होगा, जबकि शनि की दशा में कभी कभी पिता के साथ मतभेद देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करते हैं तो राहु की दशा में पत्नी संघर्ष पैदा करने वाली बन जाती हैं। चंद्रमा की दशा में बॉस के साथ मतभेद होता है। माता पिता, सास ससुर और जो ससुराल के क्षेत्र के लोग होते हैं उन लोगों से मतभेद कई बार देखने को मिल जाता है। गुरु की दशा में हमें अपने मन को शांत करके पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम पे फोकस बढ़ाना होगा, जबकि मंगल की दशा में हमें अपने पराक्रम की वृद्धि करनी होगी। ये मैंने इतनी बात बताई। अब मैं नक्षत्रों पे बात करता हूँ तो अनुराधा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। शुभ अंक के आधार पे 8 रंग गेरुआ और लाल इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए दिशा दक्षिण और पूर्व की बहुत अच्छी रहेगी। विवाह करने के लिए दिशा उत्तर और पूर्व की बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं दशाओं के बारे में बात कर दूं तो कौन सी दशा ज़्यादा अच्छी जाएगी, तो उसमें से गुरु और शुक्र को छोड़ करके बाकी जितने ग्रहों की दशाएं होंगी वो आपके सन्मुख आपके सुखों को देने वाली होंगी। साथ ही साथ ये कुंडली भाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग्य में बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ है। वाहन का सुख इस कुंडली में आरंभ में थोड़ा कमज़ोर पर बाद में चल करके बहुत अच्छा देख रहा हूँ। माता और पिता में से पिता का सुख भी बहुत अच्छा है और माता का सुख थोड़ा रुग्ण सा दिख रहा है। पिता से मतभेद मानसिक न हो, वैचारिक मतभेद न हो, इसका ध्यान करना होगा। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी संतति आपसे भी ज़्यादा भाग्यशाली और चरित्रवान मिलेंगी। क्लियर है? अब क्या बताऊं? और तो बाकी कुछ बचा नहीं, मैं और भी चीज़ें बता दूं। हाँ, दशाओं के क्रम में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं और यहाँ चंद्रमा बैठ रहे हैं धनु में। ये बहुत अच्छा होगा, चंद्रमा की दशा के लिए यश प्राप्त होगा।
सूर्य की दशा में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और यहाँ सिंह में बैठे हैं। ये लगभग आधा अच्छा आधा बुरा होगा, बस मन को शांत रखना होगा। मंगल उच्च के बैठे हैं और यहाँ मंगल बैठ रहे हैं कुंभ राशि में। इस वजह से हमें मंगल की दशा में जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचना चाहिए और अपने पिता के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। बुध यहाँ तुला के बैठे हैं और यहाँ बुध मेष के बैठे हैं। इस वजह से बुध की दशा में व्यापार आदि के निर्णय लिए जा सकते हैं। गुरु यहाँ मेष राशि के बैठे हैं और यहाँ भी वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस वजह से गुरु की दशा लाभ, धन, विवाह, संतान, वाहन और बहुत सारे यश की वृद्धि करने वाली साबित होगी। शुक्र यहाँ पे बैठे हैं कन्या राशि में नीच के और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं कहाँ, कर्क राशि में। इसका अर्थ होगा कि शुक्र की दशा में व्यक्ति को धन और धान्य का लाभ हो सकता है। शनि यहाँ नीच के बैठे हैं और यहाँ शनि बैठे हैं कन्या राशि में। इस वजह से हमें शनि की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ उस दौरान जो भी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो उसके लिए हमें थोड़ा संतुलन बनाना होगा। राहु जन्म कुंडली में कर्क के बैठे हैं और यहाँ राहु बैठे हैं तुला के। इस वजह से यहाँ पे भी व्यक्ति को राहु की दशा में काफ़ी संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। मतलब जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, किसी को धन देना नहीं है, माता के स्वास्थ्य पे चिंताएं करनी है, साथ ही साथ अपने भी स्वास्थ्य पे, मानसिक व्यग्रता पे, धन देने पे और अपने व्यक्तित्व का बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। राहु की दशा चल रही है, अभी सावधानी से ही समय बिताना होगा। क्लियर है? चंद्रमा से 4 घर आगे राहु मन को भ्रम में रखते हैं। चंद्रमा से 6 घर शुक्र सुंदर पत्नी के साथ, सहयोगी पत्नी देने के साथ कई बार वो आक्रामक भी हो जाती हैं। चंद्रमा से 7वें बुध व्यक्ति को बुद्धिशाली बनाते तो हैं, पर जब वो अपने बारे में निर्णय लेने चलता है तो उसको परेशानी होती है। चंद्रमा से 8वें घर में सूर्य व्यक्ति को रोगी बनाते हैं, मानसिक रोगी। चंद्रमा से 10वें घर में मंगल व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी करने वाला बनाते हैं और व्यक्ति अपने बल पे बहुत सारे लोगों को धन देने वाला भी बना देते हैं। चंद्रमा से 10वें घर में केतु व्यक्ति को करियर में कंफ्यूज करते हैं। चंद्रमा से 7 में शनि बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को प्रायः किचकिच करते देखा गया है, बड़ा परेशान रहते देखा गया है। उसकी समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होती है या कई बार वो अपने प्रभावों का गलत इस्तेमाल करता है। जो वो काम किसी दूसरे के लिए बता देगा वही काम हो जाएगा, लेकिन अपने लिए करेगा तो असफल होता रहता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो आप मंगल की दशा और गुरु की दशा का इस्तेमाल करते हैं। संतान, नौकरी और पढ़ाई से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो आप गुरु की दशा के साथ, शनि की दशा के साथ, चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारण, कोई बढ़िया काम जिससे समाज में नाम हो, उसको अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन जायदाद खरीद बिक्री मंगल की दशा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी। स्थान परिवर्तन आदि, नौकरी में बदलाव गुरु और केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि दशा कौन सी चल रही है। मित्रता धनु और मेष वालों से कर सकते हैं, शत्रुता मकर, कुंभ, तुला और मिथुन वालों से नहीं कर सकते। धन कमाने के लिए आप चाहें तो उत्तर दिशा की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।